नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया कंप्यूटर विद प्रभात वालिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज को स्टार्ट किए हैं जिसके तहत हम RSCIT जो वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा प्रमाणित एक बुक है जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में हमने कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का सामान्य उपयोग और कंप्यूटर के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, इस चैप्टर नंबर 2 में जो हार्डवेयर घटक है उनके बारे में जानकारी दे रखी है। पहले हम बात की थी पिछली वीडियो में कि हम लोग जैसे ही क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो इसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उस चीज को मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। अब जैसे वीडियो खत्म होगा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक एप्लीकेशन है हमारा एकलव्य कंप्यूटर, उसका लिंक दूंगा। उस लिंक के अंदर आप लोग जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज उनका सॉल्यूशन के साथ देख सकते हैं या उनको सोल्व कर सकते हैं, जिससे पता लग जाएगा कि आपको बात कितनी समझ आ रही है। दोस्तों, हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, और चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। अगर मैं कहूं कंप्यूटर और अगला वर्ड इसके साथ जुड़ जाता है सिस्टम। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछली क्लास में देखा था कंप्यूटर की परिभाषा। उसमें ये कहा था कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है या कंप्यूटर होता है वो केवल 3 काम करता है। दोस्तों, हम बात करें कि कंप्यूटर 3 काम कौन कौन से करता है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। तो अब हम बताएंगे वो 3 काम कौन कौन से हैं। पहला काम कंप्यूटर जो करता था जिसे हम जानते थे इनपुट के नाम से। इनपुट के बाद दूसरा काम हमारा कंप्यूटर करता था जिसे हम कहते थे प्रोसेस, और तीसरा काम जो कंप्यूटर करता था उसे हम कहते थे आउटपुट। दोस्तों, ये पूरा चैप्टर इन 3 शब्दों पर आधारित है, और 3 शब्दों के साथ साथ हम ये कहें कि इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों के बारे में बात करेंगे। यानी जो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर है उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जनरल सी अगर मैं बात करूं समझाने वाली, तो कंप्यूटर जो सिस्टम है उसमें 3 काम होते हैं या उसके 3 ही भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है, उसके आगे मैं शब्द जोड़ देता हूं इनपुट यूनिट। दूसरा भाग है, उसके आगे मैं शब्द जोड़ देता हूं प्रोसेस यूनिट। और तीसरा भाग है, उसके आगे मैं शब्द जोड़ देता हूं आउटपुट यूनिट। मेरे समझाने और बताने का मतलब हुआ कि कंप्यूटर सिस्टम के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला इनपुट यूनिट, दूसरा प्रोसेस यूनिट और तीसरा होता है दोस्तों आउटपुट यूनिट। इस तरह मैं इस बात को बोल सकता हूं कि पूरा का पूरा जो आपका है वो कंप्यूटर सिस्टम है। दोस्तों साथियों, अगर हम बात करें कि हमें क्या पढ़ना है और हम क्या पढ़ रहे हैं, तो ये बोलूं मैं कि अपन कंप्यूटर का परिचय चला रखे थे। पिछले चैप्टर में परिचय के तहत हम लोगों ने बात की थी कि परिभाषा क्या होती है, कहां कहां इस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर ऐसे कौन से हार्डवेयर उपकरण हैं जिनका उपयोग करके हम आगे काम करते हैं, जिनका उपयोग हम कर रहे हैं। तो हम इस कंप्यूटर सिस्टम के 3 जो पार्ट है मुख्य, उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला इनपुट यूनिट है, दूसरा प्रोसेस है और तीसरा कौन सा है? आउटपुट। ये कंप्यूटर सिस्टम के भाग है। ये काम कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। अच्छा, इनपुट यूनिट में वो सारी चीजें आती है जो इनपुट का काम करती है, प्रोसेस में वो सारी चीजें आती है जो प्रोसेस का काम करती है, और ऐसे ही आउटपुट में वो सारी चीजें आती है जो आउटपुट का काम करती है। अब यहां से देखेंगे कि जो चीज मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं उसका प्रश्न कैसे बनता है। साथियों, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और साथ के साथ ये चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट जिस भी एग्जाम में आए वो क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आपको कॉपी और पेन लेकर लिखना है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें
और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जिन लोगों को कंप्यूटर वास्तव में पढ़ना है और इंटरेस्टिंग आप लोगों को लग रहा है, तो आप उस साथियों तक भी जानकारी दें कि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। दोस्तों, हम कह रहे थे कि यहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसे हम कहते हैं यूजर, यानी आप और मैं, और वास्तव में इसका जो आउटपुट या रिजल्ट चाहिए होता है वो भी यूजर को चाहिए होता है। यूजर की बात करें तो यूजर को हम लोग बोलते हैं उपयोगकर्ता, यानी जो कंप्यूटर प्रोसेस करके देता है उसे इनपुट करने की जिम्मेवारी भी उपयोगकर्ता की होती है, और उसका जो आउटपुट प्राप्त करने की जिम्मेवारी भी किसकी होती है, उपयोगकर्ता की ही होती है। यानी हमें उपयोगकर्ता के नाते इधर इनपुट देना होता है, उधर से हमें आउटपुट प्राप्त करना होता है। अब बीच में यहाँ पर एक ऐसी चीज लगी होती है जो इनपुट का काम करती है, जिसे हम कहते हैं इनपुट यूनिट। जो यूजर को आउटपुट देगी उस यूनिट को कहा जाता है आउटपुट यूनिट। यानी इस प्रकार इसके बारे में बात करते हैं। अब जो इनपुट दिया है उस इनपुट को आउटपुट में बदलने का काम, यानी जो आपने इनपुट दिया है उस इनपुट को आउटपुट में बदलने का काम जो करता है उसे कहते हैं सीपीयू। सीपीयू के साथ साथ इसी का नाम हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसे हम कहते हैं प्रोसेस यूनिट। अब ये पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर बन गया, जिसके साथ साथ हम ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन या बात कर सकते हैं। तो अब सिंपल सा प्रश्न जो किसी एग्जाम में बन जाता है वो देखना, मैं इसे 1 लाइनर 2 लाइनर भी बना देता हूं, सिंगल लाइनर भी बनाता हूं। पहली लाइन से आपको बातें याद होगी। दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, आप देखोगे दिमाग में क्लिक होगा। इनपुट इनपुट कहते ही कुछ चीजें आपके दिमाग में आ गई होगी। ऐसे सुनो, उपयोगकर्ता यानी यूजर है। यूजर की सूचनाओं को अगर मैं कहूं कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है। यूजर की सूचनाओं को सीपीयू के प्रोसेस करने के योग्य बनाता है। जो सीपीयू सूचना देता है उसको प्रोसेस कर उपयोगकर्ता जो सूचना देता है उसे प्रोसेस करने के योग्य बनाता है, उसे कहा जाता है इनपुट यूनिट। दोस्तों, और जो सूचनाओं को प्रोसेस होने के बाद यूजर के समझने योग्य बनाता है, किसके समझने योग्य बनाता है, उपयोगकर्ता की समझने योग्य, जो उपयोगकर्ता के समझने योग्य बनाता है उसे कहा जाता है आउटपुट यूनिट। यानी सिंपल सी भाषा में हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि सारी प्रोसेस की जिम्मेवारी होती इस सीपीयू की है, लेकिन डायरेक्ट सीपीयू उन चीजों को नहीं समझता है। इसलिए कुछ उपकरण हमें ऐड करके रखने होते हैं जो सीपीयू को उस फॉर्मेट में सूचनाएं प्रदान करते हैं जिस फॉर्मेट में वो समझता है। लास्ट वीडियो क्लास में या लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बात की थी कि कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल्स पर काम करता है, 0-1 बाइनरी, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फेज में चेंज करके सीपीयू के पास सूचनाएं पहुंचा देते हैं। इस सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे ऐसे उपकरण लगे होते हैं जो अलग अलग तरीके से सूचनाओं को यूज में लेते हैं। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं आउटपुट यूनिट की, जो हमें हर प्रकार का आउटपुट प्रदान करते हैं। अब दोस्तों, हम ये सिंपल लाइन में बात की जो बोर्ड पर लिखा था उसके अकॉर्डिंग। अब हम बता रहे हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो इनपुट का काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं जो प्रोसेस का भी काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम इनपुट आउटपुट या कंप्यूटर हार्डवेयर की पूरी सीरीज को खत्म करेंगे जो लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न लेकर आती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐसे सभी उपकरण की जो इनपुट का काम करते हैं, और फिर उसके साथ साथ हम बात करेंगे ऐसे सभी उपकरण की जो आउटपुट का भी काम करते हैं, और फिर बात कर लेंगे जो इनपुट आउटपुट दोनों का भी काम करते हैं। कोशिश करूंगा कि जो मैं बोर्ड पर लिखूं आप लोगों को
अच्छे से समझ आए। दोस्तों हम नाम लिख रहे हैं कुछ ऐसे डिवाइस जो इनपुट का काम करते हैं, मैं उन सभी का नाम यहां पर लिख रहा हूं। इधर मैं लिखूंगा उस जगह पर जो प्रोसेस का काम करते हैं या आउटपुट का काम करते हैं, उन सभी की हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। एक चार्ट बना दिया है जिसे आगे की क्लास में या इस चैप्टर के डिटेल में क्या क्या पढ़ना था वो सब कुछ मैंने इस समय बोर्ड पर तैयार कर दिया है। उसमें सबसे पहले हमने बात की है कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो इनपुट का काम करता है, कुछ ऐसा होता है जो आउटपुट का काम होता है, और कुछ ऐसा होता है जो दोनों का काम करता है। हमने उन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट की एक लिस्ट बना दी है जो इस प्रकार की प्रोसेस में काम आ रहा है। दोस्तों एक बार देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन इनपुट डिवाइस की बात करें तो मैंने सबसे पहला लिखा है कीबोर्ड, दूसरा लिखा है माउस, तीसरा लिखा है जॉयस्टिक, चौथा लिखा है स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बोर्ड। देखो मुझे यहां तक लगता है लाइट पेन तक कुछ शब्द सुने हुए रहते हैं अपने। अब हम बात करते हैं कि ट्रैक बॉल क्या होता है। माउस के नीचे पहले एक बॉल लगी आती थी, ये हम कहीं नोकिया के फोन आते थे पहले उनके बीच में, या माइक्रोफोन के बीच में, या ब्लैकबेरी के फोन आते थे, उस पे एक बॉल काम करता था। ऐसे ही आजकल जितने भी लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उन्हें एक ग्राफिक टैबलेट मिलने लग गया जिससे हम एक्सपी पेन बोलते हैं या ग्राफिक पेन टैबलेट बोलते हैं, जिसके ऊपर आप जो लिखते जाते हो वो स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिक दिखाई देने लग जाता है। तो दोस्तों वो भी एक प्रकार का इनपुट का काम करता है। वेब कैमरा की हम लोग बात करें, थोड़ा सा बुक में कॉन्ट्राडिक्शन दे रखा है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों वेब कैमरा जो होता है वो केवल आपका इनपुट का ही काम कर पाता है, और जो डिजिटल कैमरा होता है वो आपका इनपुट आउटपुट दोनों का काम कर पाता है। माइक्रोफोन की बात करें, माइक जिससे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ये इनपुट का ही काम कर रहा है। साथ के साथ टच पैड जो लैपटॉप के साथ इस्तेमाल में लिया जाता है वो आपका इनपुट का काम कर रहा है। OMR। देखो फुल फॉर्म की बात करेंगे, जितने डिवाइस मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं उन सबके बारे में थ्योरिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का पूरा नाम हो जाता है, यहाँ पर O को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ऑप्टिकल, इसका मतलब हो गया मार्क, और R का मतलब हो जाता है रीडर। तो OMR का पूरा नाम हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। BCR का होता है बार कोड रीडर। देखो ये सब डिवाइसेस जो बोर्ड पर दे रखे हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगला है SRS, जिसे बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। SRS का मतलब होता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। दोस्तों अगर मुझे ये कह दिया जाए कि भाई तूने अभी तक जितना बोर्ड पर लिखा है उसमें से कोई प्रश्न बना, तो मैं सबसे पहला प्रश्न बनाऊंगा SRS का। क्या होता है SRS, छोटा सा डिस्कशन करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शहरों में एक बिल्ली वाला जो सॉफ्टवेयर आता है मोबाइल में उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा बिल्ली वाले सॉफ्टवेयर में क्या होता है भाई, जैसा बिल्ली बोलता है वैसा ही, जैसे आप बोलते हो दोस्तों वैसा ही बिल्ली बोल देती है। वो एग्जाम्पल टेक्निकली SRS का है। अब ईमानदारी से सोच के देखिएगा कितने लोगों ने बिल्ली से बुलवाया है। सर मैंने बुलवाया, ऐसे खूब सारे लोगों की आवाज आ रही होगी, लेकिन आपने बिल्ली से क्या बुलवाया ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। चलिए ये थोड़ा शहर का एग्जाम्पल था। दूसरा थोड़ा सा ग्रामीण स्तर पे लेके जाते हैं अपनी बात को, वहां का एग्जाम्पल डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े दिन पहले चाइना वाले फोन चले थे G5, सिग्मा टेक, कार्बन। उन फोन की खास बात क्या होती थी, कोई भी लड़का चाहे तो लड़की की आवाज में बात कर सकता था। वो भी उदाहरण SRS का ही होता है। आवाज बदलकर रिकॉर्ड करने के लिए भी हम SRS का उपयोग कर सकते हैं, डिटेल में आगे बात करेंगे। साथ के साथ जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है वो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उन्हें ऐसा करना है तब भी वो SRS का इस्तेमाल करते हैं। स्टाइलर एक पेंसिल होता है दोस्तों। जनरल बात करें ग्राफिक टैबलेट की, मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। बहुत सारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में भी आजकल एक पेन रखते हैं जो स्क्रीन पर टच करने पर इनपुट का काम कर देता है, उसे स्टाइलर ही कहा जाता है या स्टाइलस कहा जाता है। डिजिटाइल भी एक प्रकार का स्कैनर जैसा डिवाइस होता है, कोडेड फॉर्मेट के लिए काम करता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। बायोमेट्रिक, किम्बोल टैग, रीडर एटसेट्रा, ये सभी के सभी इनपुट का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो आउटपुट का भी काम करते हैं। इसमें सबसे पहला मॉनिटर। मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर का दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं
मॉनिटर को दूसरे नाम से जाना जाता है VDU, और VDU का पूरा नाम होता है विजुअल, D का मतलब होता है डिस्प्ले और U का मतलब होता है यूनिट। यानी मॉनिटर का दूसरा नाम होता है, इसे हम कह सकते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU। अभी एक पेपर लगा था दोस्तों, 29 दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूं। जी हाँ, लाइब्रेरी साइंस के पेपर के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। जो मैंने अभी बोर्ड पर चार्ट बनाया है, उस पेपर के उस चार्ट के 4 प्रश्न उस लाइब्रेरी साइंस के पेपर में थे। कौन से 4 थे? सबसे पहला तो यही था कि कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट उपकरण कौन सा होता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट उपकरण होता है मॉनिटर, लेकिन ऑप्शन में मॉनिटर का नाम ही नहीं दिया था। जो मॉनिटर का नाम नहीं दिया तो हम क्या बताएं भाई, उसने दे दिया विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो क्या आंसर हो जाएगा? VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। टेक्निकली तो हम CRT के लिए शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मॉनिटर इज इक्वल्स टू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इधर आते हैं, बात करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। ये प्रश्न भी उसी पेपर में था कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है। अगला प्रश्न था कि ऐसा डिवाइस, जैसे नाम लिखा मैंने सबसे पहले यहाँ पर, मोडेम, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। डिजिटल एनालॉग का मतलब क्या हुआ कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट आप के कंप्यूटर में, मोबाइल में इंटरनेट चलाने के लिए बीच में एक डिवाइस जोड़ दिया जाता है, उस डिवाइस को मोडेम के नाम से जाना जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये सभी के सभी आउटपुट डिवाइस हो गए। ये कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो दोनों का काम कर रहे हैं दोस्तों। दोनों को काम करने वाले में मोडेम के बारे में बता दिया। फैक्स मशीन फैक्स भेजने और प्राप्त करने के लिए काम में आता है। डिजिटल कैमरा जिसका हम इस्तेमाल कर, इस पे आउटपुट साथ में दिखता है। टच स्क्रीन दोनों का काम करता है। हेडफोन, मोबाइल फोन के साथ आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ईयरफोन इनपुट का भी काम करता है, ईयरफोन आउटपुट का भी काम करता है। यानी उसमें बोलने के लिए माइक लगा होता है, सुनने के लिए स्पीकर लगा होता है, इसलिए उसे हम दोनों में शामिल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर MFD लिखा है, मल्टी फंक्शनल डिवाइस। एग्जाम्पल लेते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ी है वन ऑफ माई फेवरेट रविंद्र जडेजा। क्या रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर सकता है? हाँ, वो बैटिंग कर सकता है और फील्डिंग तो लाजवाब करता है, इसलिए उसे ऑलराउंडर कहा जाता है। दोस्तों ऐसी मशीन जो एक से ज्यादा काम कर सकती हो, उसके लिए हम लोग ऑलराउंडर शब्द की जगह जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं मल्टी फंक्शनल डिवाइस। जी हाँ, आप अगर किसी लैब में जाते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं आजकल, तो वहां पर एक स्कैनर रखा होता है जिससे फोटोकॉपी भी हो जाती है, जिससे प्रिंट आउट भी निकल जाता है, जिससे स्कैन भी हो जाता है। इसलिए वो मल्टीपर्पज काम आता है, एक से ज्यादा काम में लिया जाता है, इसलिए उसे हम MFD यानी मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं इसी टॉपिक के अंदर। कुछ नोट लगाकर मैंने बातें लिखी है, जिसमें सबसे पहला लिखा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या इनपुट का काम करता है कि आउटपुट का करता है? CD, DVD, BRD, HVD क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये चार्ट आप अपनी कॉपी में जैसे मैंने बनाया है उसी प्रकार अच्छे से बना लीजिए। इस चार्ट का 1 या 2 क्वेश्चन अब हम लोग साथ के साथ डिस्कस भी करेंगे। पेन ड्राइव, CD, DVD, BRD, HVD, फ्लोपी डिस्क, SSD, हार्ड डिस्क आदि, ये सभी के सभी स्टोरेज उपकरण तो है। लेकिन अगला बोले भाई पेन ड्राइव किसका काम आता है, मुझे तो ये बताओ आप। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दोनों का काम करता है। अब समझाने वाली बात सिंपल ये हो गई कि ये उपकरण जो मैंने यहां पर लिखे हैं सारे के सारे, ये सभी के सभी आपका इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। ये सभी उपकरण आपके इनपुट का काम करते हैं और ये सभी उपकरण आपके आउटपुट का काम करते हैं। अगला प्रश्न क्या था उसमें कि प्लॉटर क्या काम आता है। दोस्तों प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर ही है जो अच्छी ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है या किया जाता है। जनरल सी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि चार्ट जो हमने बनाया है उसमें आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैसा हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, साथ के साथ हमें लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हम किस प्रकार और कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और हम बात करेंगे अब 1 बाय 1 अगली एक वीडियो लेक्चर में, या इस वीडियो लेक्चर में जितना हमें अभी पढ़ना है उसकी डिटेल मैंने बोर्ड पर आपके लिए तैयार कर दी है। दोस्तों सबसे पहला इसके अंदर दे रखा है कीबोर्ड।
बात करेंगे कीबोर्ड से लेकर प्लॉटर तक जितने भी उपकरण दे रखे हैं उनको इस प्रकार डिटेल वाइज कीबोर्ड से लेकर प्लॉटर तक हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम कीबोर्ड से। शुरुआत करने से पहले मेरे मन में एक बात आ रही है, सर चार्ट तो बन गया, क्या इस चार्ट से संबंधित कोई सवाल आप डिस्कस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितने मर्जी क्वेश्चन इस चार्ट से संबंधित मैं बना सकता हूं। एक बार थोड़ा सा जितना रफ कर सकता हूं मैं, जगह दिख जाएगी उतना मैं खाली कर देता हूं। 2-3 क्वेश्चन बना सकता हूं इससे संबंधित जिसके बारे में आप समझ सकते हैं। पहला प्रश्न बड़ा नॉर्मल है, यहां पर मैंने नाम लिखा लाइट पेन, तो लिख देता हूं लाइट पेन के विपरीत, लाइट पेन के विपरीत कार्य करता है। प्रश्न है ये, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो लाइट पेन के विपरीत कार्य करता है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ लोगों को तो इतना फास्ट होता है कि बिना ऑप्शन दिए आंसर आ जाते हैं, कुछ लोगों को ऑप्शन दे दो फिर भी सोचेंगे। अब ऑप्शन में यहां पर दे देता हूं आपको 1 नंबर। 1 नंबर ऑप्शन पे दे दिया मैंने स्पीकर। ना गुरुजी ये तो नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 पर गया और जाकर मैंने लिख दिया कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 पर गया, 3 पर जाकर मैंने लिख दिया स्कैनर। ऑप्शन नंबर 4 पर गया और जाके मैं लिख दिया ट्रैक बोर्ड। प्रश्न बड़ा कॉमन था, अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे थे तो आपको समझ आ जाएगा। क्या आंसर आना चाहिए कमेंट करके आप बता दीजिएगा। स्पीकर मुझे नहीं लगता आना चाहिए, कीबोर्ड मुझे नहीं लगता, स्कैनर मुझे नहीं लगता, की ट्रैक बॉल भी नहीं लगता। कुछ लोगों को तो चारों ही नहीं लग रहे होंगे, कुछ चारों के चारों ही लग रहे होंगे। लेकिन मैं एक साधारण बात कर रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, क्या प्रश्न सबको समझ आ गया? क्या पूछना चाह रहा था मैं? चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न का आंसर बताने से पहले मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं। ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं करूंगा, मेरी तरफ से मैं केवल क्वेश्चन जोड़कर आप लोगों से बात करना चाहता हूं। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। अब तो बता दो भाई, दिख रहा है बोर्ड पर, तो क्या आएगा बोलो, क्या आंसर आएगा? स्पीकर आ जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं जोड़ देता हूं, इनपुट उपकरण नहीं है। कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है इन तीनों में? तब भी क्या आंसर आएगा? स्पीकर। दोस्तों हम बात करें जनरल एग्जाम जैसे पुलिस पटवार का, या फिर हम कहें RSCIT जिसे हम आधार मानकर ये सीरीज चला रहे हैं, तो उनमें सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल प्रश्न में ये मैंने बताया दोनों का आंसर बन गया, केवल नहीं और हाँ का फर्क था। अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं, लाइट पेन किसके विपरीत काम करता है? पहला तो लाइट पेन लेजर पेन होता है जो स्क्रीन पर इनपुट करके काम कर देता है। दूसरी भाषा में या दूसरे तरीके से हम बोलने की कोशिश करें तो क्या कह सकते हैं वो सुनो, कि लाइट पेन इनपुट का काम करता है साथियों, और इनपुट के विपरीत किसका काम होता है? इनपुट के विपरीत किसका काम होता है? आउटपुट का। यानी कहने का मतलब इसमें सीधी भाषा में ना देकर घुमाकर हम लोगों को ये कहा कि इनपुट के विपरीत कौन सा काम होता है। तो इनपुट के विपरीत कौन सा काम होता है? आउटपुट। इस ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर हो जाएगा। कीबोर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम जानकारी अब लेंगे। दोस्तों कीबोर्ड से संबंधित अलग अलग पेपरों में अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। कोशिश मैं करूंगा कि अब कीबोर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक किसी पेपर में पूछे गए हैं वो आपके सही हो जाए, या किसी पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं वो भी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड कंप्यूटर का जो बेसिक इनपुट डिवाइस होता है वो होता है। साथ ही साथ कुछ चीजें इसके लिए जानना जरूरी है, उनके बारे में साथ ही साथ बात करते हैं। सबसे पहला जनरल सा प्रश्न बन जाता है, कुछ एग्जामों में आजकल इस प्रकार के सवाल पूछे जाने लग गए हैं।
कौन से सवाल ऐसे हैं जो पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? कीबोर्ड का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लेथम। क्रिस्टोफर लेथम ने किया था, लगभग बात है वो 1868 में। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि डेट ज्यादा कंप्यूटर में मैटर नहीं करती है, फिर भी हम यूनिवर्सल जो डेट है उनको आधार मानकर बात करते हैं। अच्छा, कीबोर्ड जो काम करता है वो करता है इनपुट का। किसका काम करता है? इनपुट का। अच्छा, इनपुट करने के दो प्रोसीजर या दो तरीके हम इस्तेमाल में लेते हैं। एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं CUI और दूसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं GUI। दोस्तों, एक समस्या हर विद्यार्थी के साथ रहती है, उसमें हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थियों के साथ नहीं रहे। दोस्तों, मैं बता रहा हूं 2019-20 के स्टार्टिंग में, 2019 का अंत और 20 का स्टार्टिंग मेरा एक ऐसी जगह बीता जिसके बारे में हम सुना था। वो राजस्थान का एक सबसे कहूं मैं ऐसा राजस्थान का ऐसा जिला है जहां पर एक सजा के तौर पर भेजे जाते हैं लोग। जिला कौन सा है मैं बता रहा हूं। राजस्थान के इस जिले में मैं गया, लगभग 20 से 25 दिन। एक कोचिंग है CCI बाड़मेर में, नरपत जी जानी जिसके डायरेक्टर हैं और सताराम जी वहां हैं। वहां लगभग मुझे 2000 विद्यार्थियों से रूबरू होने का मौका मिला। यानी कहने का मतलब वहां के हर विद्यार्थी को बाड़मेरी कहा जाता है, क्योंकि वो पढ़ने में काफी होशियार है। और साथ के साथ मैंने यहाँ जयपुर के मुकाबले वहां देखा कि लोग ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, उत्सुक ज्यादा है। मैं ये बात यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहा हूँ सुनो। वहां पर मुझे एक विद्यार्थी ने एक चीज बताई कि सर, हमारे मन में सवाल हजारों रहते हैं, हजारों लाखों सवाल रहते हैं, हम आपसे वो प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। इसके दो रीजन रहे। पहला रीजन तो ये रहा कि सर, आप जो जितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी संख्या हजारों में है, यानी एक बैच विद्यार्थियों का, हजारों विद्यार्थियों का बैच था, 2 बैच में लगभग 2000 विद्यार्थी पढ़ते थे। दूसरा रीजन ये है कि सर, मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कि मैं आपसे क्लास में प्रश्न नहीं पूछ पाता हूं। इसका रीजन क्या रहा कि सर, अगर मैं प्रश्न पूछूंगा लोग हंसेंगे तो मैं मेरी मतलब मुझे शर्म या बेइज्जती फील होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि जितने 8-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं या मेरा अध्यापन या अध्ययन करने का अनुभव है, उस विद्यार्थी की पीड़ा को समझकर मैंने अपने आप में एक छोटा सा बदलाव किया कि अगर मुझे लगता है कोई बिल्कुल छोटी बात है उसको भी मैं डिस्कस कर दूं तो उसका प्रश्न बन जाए। दूसरी बात, मैं एक मेरे आदर्श गुरु की बात करता हूं। आज से 2009-10 की बात है, मैं भी पढ़ने जाता था, क्योंकि मैंने कोई तपस्या करके सब कुछ नहीं सीखा है, मैंने भी किसी मास्टर से, किसी अध्यापक से पढ़कर सीखा। दूसरी बात, हम तारानगर वालों के खून में एक चीज है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, जितनी चीजें याद कर रहे हैं, डबल याद हो जा रही है। यानी जो चीज हम बोर्ड पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार बताने के बाद दोबारा जब बताते हैं तो उससे ज्यादा बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। वही मैं कोशिश यहाँ पर कर रहा हूं। यानी इन 2 शब्दों को लेकर मैं बातें बना रहा हूं। पहला शब्द कौन सा है? CUI। दूसरा शब्द कौन सा है? GUI। शब्द रोजाना सुनते हैं। यहाँ पर इस कीबोर्ड के साथ इन दोनों शब्दों का मतलब क्या हुआ? यानी कीबोर्ड इनपुट का काम करता है, कीबोर्ड CUI में भी इनपुट का काम करता है और कीबोर्ड GUI में भी इनपुट का ही काम करता है। अब ये CUI GUI का लफड़ा क्या है, इसे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर C का मतलब होता है, C को अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कैरेक्टर। अच्छा, U को बोलना चाहे तो बोल सकते हैं यूजर, और I को कहते हैं इंटरफेस। यानी CUI का पूरा नाम हुआ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ऐसे ही GUI का पूरा नाम हुआ ग्राफिकल, अगला मतलब सेम का सेम रह गया। अब ये GUI और CUI दोनों में फर्क क्या है और कीबोर्ड दोनों में कैसे काम करता है,
दोस्तों हम बात कर रहे हैं पुराने जमाने में जो कंप्यूटर, लैपटॉप या मशीन का हम इस्तेमाल करते थे, उसमें सारा काम हमें कीबोर्ड से ही करना पड़ता था, यानी माउस बिल्कुल भी काम में नहीं आता था। दोस्तों उस समय स्टैंडर्ड डिवाइस के रूप में टेक्स्ट या हम कहें कमांड इनपुट करने के लिए हमें कीबोर्ड का ही उपयोग करना था, इसलिए कीबोर्ड आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बजाय सबसे पहले कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में ही काम करता था। दोस्तों अब जो इस्तेमाल में हम लोग ले रहे हैं लैपटॉप या कंप्यूटर या मशीन या मोबाइल, ये सभी के सभी आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करते हैं। पहले जब मेरे याद जहां तक बात कर रहा हूं, टच वाला मोबाइल मैंने बहुत आगे आगे लिया, पहले मैं कीपैड वाला मोबाइल यूज करता था। जब मैं कीपैड वाले मोबाइल से टच वाले मोबाइल पर गया तो मुझे कई दिन तो बटन ही नहीं मिलते थे, मुझे वो स्क्रीन स्लाइड खोलनी पड़ती थी, कहां पर आ रहा है समझ ही नहीं आता था। तो कहने का मतलब पहले हर काम कीबोर्ड से होता, धीरे धीरे हम टच से ही पूरा काम करना क्या कर दिए हैं, शुरू कर दिए। ऐसे ही इस समय जो माउस का इस्तेमाल हो रहा है वो GUI है। क्या आज के कंप्यूटर में कीबोर्ड का इस्तेमाल भी होता है? क्या होता है? क्या पहले माउस का इस्तेमाल होता था? क्या नहीं होता। केवल अब कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल हो रहा है और पहले केवल कीबोर्ड का होता था। तो ग्राफिकल यूजर में हम बात करें, ऐसे कोई चित्र बना हुआ है, यहाँ पर क्लोज का चिन्ह लगा हुआ है, इस पे क्लिक करके हम चित्र देखकर, ग्राफिक्स देखकर उस चीज को बंद कर सकते हैं। अगर आप कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यूज कर रहे होते तो वहां पर आपको केवल कमांड के द्वारा यानी शॉर्टकट की द्वारा ही बंद करना होता था। ये इंटरफेस किस किस के बीच करता है? तो ये इंटरफेस करता है मानव और मशीन। कई बार पेपर में सवाल पूछ लेते हैं, मानव और मशीन के बीच इंटरफेस का काम करता है GUI और CUI। और बात करें जो कीबोर्ड हम इस्तेमाल में ले रहे हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, जिसमें बटन की संख्या होती है 108 बटन होते हैं अपने कीबोर्ड में। अच्छा, पहले जो स्टैंडर्ड हम लोग इस्तेमाल करते थे वो 104 करते थे। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर आपने 104 भी बता दिए, 108 भी बता दिए। अब जो स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं वो 108 है, यानी किसी ऑप्शन में 108 मिलता है तो आपका जवाब 108 हो जाएगा। 108 नहीं होता है तो आपका जवाब कितना हो जाएगा? 104। अगर दोनों हो तो A and B आएगा, वरना ये क्वेश्चन कट जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं F1 से लेकर F12 तक की कीज को। F1 से लेकर F12 तक की जो कीज होती है उन्हें हम कहते हैं फंक्शन कीज, यानी F1 से लेकर F12 तक के जो बटन होते हैं उन्हें हम कहते हैं फंक्शन कीज। साथ ही साथ हम बात करें, अच्छा कीबोर्ड का प्रश्न कैसा आ जाता है पेपर में? अरे भाई फर्स्ट ग्रेड 2016 के पेपर में पूछा गया कि कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा है। आप तो ये बताओ कि कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा है। तो कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन जो है उसे क्या कहा जाता है? स्पेस बार कहा जाता है। स्पेस बार कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन है। अगर आप कीबोर्ड से स्पेस दबा देते हो तो 0.1 इंच या 0.1 इंच का खाली स्पेस आ जाता है। ऐसे ही कीबोर्ड पर एक और बटन होता है टैब। टैब का बटन दबाने पर भी क्या आता है? स्पेस आता है, लेकिन एक स्पेस नहीं आता। कितने आ जाते हैं? 5 बार, यानी 5 स्पेस आ जाते हैं। तो एक स्पेस कितना पॉइंट आगे खिसकाता है कर्सर को? 0.1 इंच। और अगर टैब हो तो कितना खिसकाएगा? 0.5 इंच। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक A दबाया तो A दबाकर ही रख लिया, तो बार बार क्या होगा? अगर आपने कीबोर्ड से A दबाकर रखा तो लगातार A ही दबा रह जाएगा। अगर बार बार A दबा रहेगा तो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर ऐसे AA आ जाएगा। यानी एक बटन को प्रेस करने पर वही बटन दिखाई देता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है टाइप मैटिंग। यानी एक ही बटन को दबाकर रखने पर वही बटन दबा हुआ रहता है या बार बार आ जाता है, इस प्रोसेस का नाम होता है दोस्तों टाइप मैटिंग। और दूसरी बात करें कि एक अक्षर को अगर मैं दबाकर रखूं 1 सेकंड तक, अगर एक अक्षर को मैं 1 सेकंड तक दबाकर रखूंगा तो कितनी बार आ जाएगा? 10 बार। कई बार पूछ लेते हैं कि टाइप मैटिंग की दर या रेट कितनी होती है, तो आप बताओगे 10 बार प्रति सेकंड। टाइप मैटिंग होता क्या है? एक ही अक्षर को दबाकर रखने पर बार बार वही अक्षर आ जाता है, इसे ही हम लोग टाइप मैटिंग के नाम से जानते हैं। और बात करें कीबोर्ड पर कुछ बटन होते हैं, जैसे पहला होता है कंट्रोल,
दूसरा होता है एल्ट, तीसरा होता है शिफ्ट। क्या ये तीनों बटन अकेले कोई काम आ सकते हैं? क्या ये तीनों बटन अकेले कोई भी काम नहीं आते हैं, इसलिए इन तीनों बटन्स को हम कहते हैं, इन तीनों बटन का नाम होता है कॉम्बिनेशन कीज। यानी इन तीनों बटन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन के साथ साथ इनका दूसरा नाम होता है जिसे हम कह सकते हैं मॉडिफायर कीज। यानी कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट को हम कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमने अभी कीबोर्ड पढ़ने की शुरुआत की है। अब ये कीबोर्ड केवल इस RSCIT के लिए नहीं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, पुलिस, जहां भी कीबोर्ड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए साथ ही साथ आगे बात करते हैं जो और इसी कीबोर्ड से ही संबंधित है। क्या है वो देखो, कीबोर्ड पर राइट साइड में 3 लाइटें जलती रहती है, कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो। 3 लाइट कौन कौन सी होती है देखो, पहली का नाम होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्स लॉक, दूसरी का नाम होता है जिसे हम बोलते हैं नम लॉक, और तीसरी का नाम होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रॉल लॉक। यानी कीबोर्ड पर राइट हैंड साइड पर 3 लाइटें जलती है या ये 3 बटन होते हैं, इन तीनों बटन को ही कहा जाता है टॉगल कीज। यानी कीबोर्ड पर 3 बटन होते हैं जिन्हें हम टॉगल कीज के नाम से जानते हैं। अब किसी के मन में ऐसा विचार बना होगा कि गुरुजी टॉगल कीज क्या होती है, या टॉगल कीज से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। जूनियर अकाउंटेंट 2015 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ऊपर दिया था कौन सा टॉगल कीज है और नीचे नाम दे रखे थे, ऑप्शन में दिया हुआ था कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक को हम टॉगल की के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हम बात करें कि कैप्स लॉक टॉगल कीज कैसे है। टॉगल का मतलब होता है कि एक बार दबाओगे, ऑन करने पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट, फिर दूसरी बार ऑन किया तो क्या हो जाएगा, क्लोज, फिर तीसरी बार ऑन किया तो वापस क्या हो जाएगा, स्टार्ट, फिर ऑन किया तो वापस से क्या हो जाएगा, क्लोज। यानी टॉगल कीज का मतलब होता है एक बार बटन प्रेस करने पर फंक्शन ऑन होता है, दूसरी बार बटन प्रेस करने पर फंक्शन ऑफ हो जाता है। साथ ही साथ बात करें, अगर आपने MS वर्ड में कभी प्रैक्टिकल किया हो तो आपने देखा होगा हमें किसी चीज को बोल्ड करना है या किसी चीज को अंडरलाइन करना है, चीज का मतलब जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को, तो जैसे ही आप एक बार बोल्ड पर क्लिक करते हो तो बोल्ड हो जाता है, दूसरी बार बोल्ड पर क्लिक करते ही अनबोल्ड हो जाता है। ऐसे ही आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हो तो फेसबुक में अगर आपने किसी फोटो को लाइक करना है तो एक बार उस लाइक पर क्लिक कर दो, लाइक हो जाएगा। अगर आपको अनलाइक करना है तो क्या करना है, दोबारा उसी पे क्लिक कर दो, क्या हो जाएगा, वो अनलाइक हो जाएगा। तो उस फीचर को हम टॉगल फीचर के नाम से ही जानते हैं। दूसरी बात करें हम, ऐसे वाली की कीबोर्ड पर बनी होती है, ऐसे वाली जो की होती है उसे हम पहले बोलते थे एरो कीज, उसका नाम होता था एरो कीज। अब इस एरो कीज को हम कहते हैं नेविगेशन कीज। एरो कीज का दूसरा नाम जो होता है वो होता है नेविगेशन कीज। अच्छा, नेविगेशन की कीबोर्ड में होती है 2 जगह पर, यानी जो एरो की या नेविगेशन की होती है ये 2 जगह पर होती है। 2 जगह कौन कौन सी, एक तो जिनकी पोजीशन है वहां होती है, दूसरा ये जो की बनी होती है ये नंबर पैड पर भी बनी होती है। राइट साइड में नंबर पैड देखा हो आपने, नोटिस करना, जो राइट साइड में नंबर पैड बना होता है उस पर 17 बटन होते हैं, 17 कीज होती है। अब आप सोच रहे होंगे 17 कीज कौन सी, 17 बटन कौन से, तो 0 से लेकर 9 तक राइट साइड में जो पैड है उसी की बात कर रहा हूं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। एक बटन होता है एंटर का, एक बटन होता है डिलीट का, और एक सबसे ऊपर खुद ब खुद किसका होता है, नम लॉक का। इसको अगर फंक्शनली हमें काम में लेना है, इसका हमें यूज करना है, तो अगर नंबर काम करेंगे तो नम लॉक क्या होना चाहिए, ऑन। कई बार विद्यार्थी मेरे पास टाइपिंग सीखने आते हैं तो टाइपिंग सीखते समय बोल देते हैं कि सर आपका कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहा, नंबर पैड काम नहीं कर रहा है।
नंबर पैड काम नहीं करने का रीजन क्या हो जाता है, जो आपका नंबर लॉक है वो आपने क्या कर रखा है, ऑफ। अच्छा, एरो की कब काम करेगी, नेविगेशन की कब काम करेगी, कहाँ की, नंबर पैड की, जब आपका नम लॉक क्या होगा, नम लॉक होना चाहिए, इसके लिए आपका ऑफ, यानी नम लॉक ऑफ होने पर वो आपकी एरो कीज काम करती है। और बात करें इसके साथ साथ, जैसे कीबोर्ड पर कुछ और एडिशनल बटन है, कुछ एडिशनल फीचर है, उसी के तहत हम कीबोर्ड को बोलते हैं QWERTY, क्वार्टी बोर्ड, यानी कीबोर्ड का दूसरा नाम हो जाता है क्वार्टी बोर्ड। एक और बात मैं बताऊं, अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल रेगुलर कर रहे हैं टाइपिंग करने के लिए, तो हम बीच वाली लाइन पर अंगुली रखकर टाइप करते हैं, इसलिए उस बीच वाली लाइन को होम रो कहा जाता है, होम पंक्ति कहा जाता है। कौन सी है होम पंक्ति, ASDFGHJKL सेमीकोलन को हम होम पंक्ति के नाम से जानते हैं। कीबोर्ड के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। कुछ पेपरों में प्रश्न सिंपल आ जाता है, कुछ में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते जिनके लिए आपको सोचना पड़ता है। अगर आप कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी पोर्ट की। आजकल अपन USB जैसे पिन वाला कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, पहले गोल वाली पिन वाला कीबोर्ड इस्तेमाल में किया जाता था। तो दोस्तों, पोर्ट का उपयोग हम कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते हैं, और कीबोर्ड को जोड़ने के लिए एक USB पोर्ट का यूज किया जाता है, या फिर हम कह दें कौन से पोर्ट का यूज किया जाता है, सीरियल पोर्ट का, या हम इस सीरियल पोर्ट का दूसरा नाम बोलते हैं PUS/2 पोर्ट। अच्छा, USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल, दूसरा वर्ड है जिसे हम कहते हैं सीरियल, और तीसरा वर्ड है जिसे हम कहते हैं बस। यानी अगर आप कीबोर्ड को CPU से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको USB पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आप कौन से पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, सीरियल पोर्ट का। अच्छा, पोर्ट ऐसा स्थान होता है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, पोर्ट ऐसा स्थान होता है कि जिससे हम पेरिफेरल जितने भी बाहर के उपकरण है वो क्या करते हैं, कनेक्ट। आप CPU के पीछे देखना, बहुत सारे आपको पोर्ट दिखेंगे जिनके अंदर हम बाहर की साइड से वायर यानी तार लगाते हैं, उन सभी चीजों को हम जानते हैं पोर्ट के नाम से। दोस्तों, साथ की साथ बात करें कौन कौन से पोर्ट होते हैं, आगे एक हार्डवेयर का सेशन ले लूंगा मैं, जिसमें उन सभी पोर्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, पिछली बार 2018 की बात है, सूचना साइक यानी IE का पेपर लगा था। उस पेपर में एक प्रश्न आया था, बड़ा सिंपल सा था, जिससे मैं बात करूं, माई नेम इज प्रभात वालिया। अब मेरे माउस का जो कर्सर है या कीबोर्ड का जो कर्सर है वो यहां पर रखा हुआ है। अब कर्सर की लेफ्ट में, यानी कर्सर की लेफ्ट साइड, लेफ्ट को बोलते हैं बाईं ओर के अक्षर को हटाना। कीबोर्ड का एक बटन काम आ जाएगा जिसे हम कहते हैं बैक स्पेस। कर्सर की राइट साइड के अक्षर को हटाना चाहता हूं। अब बनी बात, अब मैं पूछना क्या चाह रहा हूं पहले तो वो सुन लो, फिर इन बटनों के बारे में बात कर लेंगे। माई नेम इज प्रभात वालिया, कर्सर यहां पर है, मैं हटाना चाहता हूं क्या, एस, तो मुझे काम में लेना पड़ेगा कौन सा बटन, बैक स्पेस। लेफ्ट साइड का अक्षर हटा रहे हैं। अब मैं इसकी बजाय पी को हटाना चाहता हूं, कमेंट करके बताए क्या काम आना है, क्या हटाना चाहता हूं, पी को हटाना चाहता हूं। तो क्या करना पड़ेगा, एरो की से कर्सर को पहले इधर ले जाएंगे, एरो की जो कीबोर्ड पर होती है, फिर कौन सा बटन दबा देंगे, बैक स्पेस। क्या ये बात ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, तो अगर दोस्तों ऐसा कर दिया तो फिर भी लेफ्ट वाला ही अक्षर हटा, राइट वाला तो हटा ही नहीं, क्योंकि कर्सर अगर यहां पर आ जाएगा तो राइट में ए हो जाएगा।
मुझे हटाना कौन सा है, राइट का अक्षर। तो इसके लिए मुझे कौन सा बटन काम में लेना पड़ेगा, इसके लिए मुझे काम में लेना पड़ेगा कौन सा, डिलीट। दो बातें याद हो गई। ये चीजें तो कुछ लोगों को पता ही है। अब मैं बात करता हूं उन लोगों को जिनको जल्दी यानी शॉर्टकट काम में लेना है। जल्दी वाले क्या करेंगे, कुछ बिना पढ़े अगर लेफ्ट दिख गया तो बैक स्पेस कर देंगे, राइट दिख गया तो डिलीट कर देंगे। दोस्तों सूचना साहित्य पेपर में अक्षर नहीं दिया था, इसकी जगह दिख दिया बंदे ने शब्द। मुझे लेफ्ट साइड का शब्द हटाना है तो आप तो बैक स्पेस दबाते जाते हो, लेफ्ट साइड का शब्द हट जाता है। लेकिन यहां भी शब्द की अक्षर की जगह पर मैं यहां पर क्या कर देता हूं, शब्द। थोड़ी देर पहले मैंने 3 बटन कहे थे जो कॉम्बिनेशन थे या मॉडिफायर थे, जो अकेले कोई भी काम नहीं आते थे। तो इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा उसमें से एक बटन कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। बात याद रखने वाली है, कौन सा बटन दबाने से लेफ्ट साइड का पूरा शब्द हट जाता है। तो उसके लिए आप बताओगे कंट्रोल के साथ क्या दबा सकता हूं मैं, बैक स्पेस। अगर राइट साइड का पूरा शब्द हटाना हो तो अब तो बात समझ आ गई होगी कि कंट्रोल के साथ आपको क्या दबाना पड़ेगा, डिलीट दबाना पड़ेगा। ठीक है मेरी बात। चलिए कीबोर्ड के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। अब एक जना मुझसे सवाल किया, क्लास में पूछा कि सर आप एक बात बताओ, क्या पेपर में कीबोर्ड के शॉर्टकट की संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं क्या। मैंने कहा बिल्कुल पूछ जाते हैं। किस प्रकार शॉर्टकट की से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी हम साथ ही साथ बात करेंगे। दोस्तों आपको अगर कोई चीज देखनी हो तो जैसे लाइव स्ट्रीम ऑफ हो जाता है उसके बाद आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है, उससे आप कॉपी में अच्छे से उतार सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कीबोर्ड की तो शॉर्टकट की के सवाल पूछे जाते हैं क्या, देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक सिंपल सा पैराग्राफ बना रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक गया, फिर मैं यहां से लेकर यहां तक गया, फिर यहां से लेकर यहां तक गया, फिर यहां से लेकर यहां तक गया। जो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं उन्हें पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक पैराग्राफ हो गया है। सपोज करो यहां पर रखा हुआ है कर्सर, इस जगह था कर्सर। अगर मैं एक बटन दबाता हूं एंड, एक बटन दबाता हूं होम, एक बटन दबाता हूं कंट्रोल प्लस एंड, एक बटन दबाता हूं कंट्रोल प्लस होम। अब आपको चारों बातें समझ आ जानी चाहिए अगर ध्यान से सुन रहे हो तो। कर्सर इस जगह पर रखा हुआ था, अगर मैं कौन सा बटन दबाऊंगा, एंड, तो कहां पर जाएगा बोलो, लाइन की अंत। एंड दबाने पे कहां पर आ गया, लाइन के अंत में। होम दबाने पर कहां पर आया बोलो, होम दबाने से आया लाइन की कहां पर, स्टार्टिंग में, शुरुआत में। अब अगर मैं इसके साथ में कंट्रोल के साथ में एंड दबा दूं, ये एमएस वर्ड में काम करने वाले फीचर है। अगर मैं कंट्रोल के साथ में एंड दबा दूं तो कहां चला जाएगा, जो हमारा पैराग्राफ था तो पैराग्राफ के कहां पर पहुंच जाएगा, अंत में। ऐसे ही अगर मैं कंट्रोल प्लस होम की बात करूं तो ये कहां पर ले जाएगा आपको, पैराग्राफ की कहां पर ले जाएगा, शुरुआत। ये आपको ले जाएगा पैराग्राफ की शुरुआत में। इस प्रकार से हम शॉर्टकट की का डिस्कशन कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करता हूं। आरएससीआईटी के पेपर में तो ये बहुत हो गया, 35 प्रश्न आते हैं। 35 प्रश्नों में से कम 5 या 6 प्रश्न कथन वाले, विचार करने वाले, यानी मैं कह रहा हूं कि पटवार से मुश्किल एग्जाम राजस्थान में आरएससीआईटी का है, पुलिस से मुश्किल एग्जाम राजस्थान में आरएससीआईटी का। इसलिए उस बुक को आधार मानकर मैंने लगभग 16 चैप्टर किताब के हैं। देखो 16 चैप्टर 16 दिन में मुझे लग नहीं रहा है कि पॉसिबल होंगे। पिछला वीडियो भी हमारा लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा का था। इस लेक्चर में भी हम 1 घंटे तक का एक लिमिट फिक्स कर दें। अगर कोई चैप्टर 1 घंटे में फिनिश हो जाता है तो ठीक है, वरना उसका थोड़ा सा पार्ट जो आगे रह गया 20-30 मिनट का, या फिर 2 वीडियो बन जाए 40-40, 50-50 मिनट की, ये करेंगे। ज्यादा लंबा मैं खींचने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग जिस नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए केवल आप पढ़ाई के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए भी वो इंटरनेट काम आ रहा है। दोस्तों एक बात बताता हूं,
कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक आप किसी जॉब में नहीं लगोगे, तब तक दुनिया आपसे सवाल करती रहेगी, काला गोरा भी होता रहेगा, रंग भेद भी चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन नौकरी लग गई ना, उस दिन काला गोरा नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं होता है और आपका ग्रुप चेंज हो जाता है। आप जिस जगह पर आज बैठ रहे हैं उससे आप बेटर लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, जहां से आपके सामाजिक अनुभव के साथ साथ आपके कार्यस्थल के कुछ लोगों का भी जमावड़ा आपके साथ जुड़ जाता है, जो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते रहते हैं। दोस्तों, एक बच्चे का मेरे पास फोन आया और मुझसे पूछा कि सर, पढ़ने के लिए कितनी देर मुझे पढ़ना होगा, क्या आप जो पढ़ा रहे हैं वो कंप्यूटर सफिशिएंट है हमारे किसी पुलिस या पटवार के एग्जाम के लिए? जी हाँ दोस्तों, आप पुलिस और पटवार के लिए इस बुक के जो चैप्टर है वो सफिशिएंट है। लेकिन साथ के साथ मैं कह रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें। मैं एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें मुझे मिल सकती है 11th 12th से लेकर 9th 8th 6th जितनी भी, मैं उसको इस यूट्यूब चैनल पर सभी को फ्री आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे आप आसानी से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। चलिए, अब मैं कह रहा हूं कि एक प्रश्न आता है, मिलान कीजिए या कथन वाला। अब गुरुजी, कंप्यूटर में किसका मिलान होगा? सामाजिक में पढ़ रहे थे तब तो मिलान हो गया कि राज्य की राजधानी का मिलान कर दो, शिलालेख का मिलान कर दो। भाई एक और बात बताता हूं, आजकल तो कोई प्रेम पत्र लिख रहा है वो मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक से लिख रहा है। पहले कबूतर भेजते थे। उससे पहले जब कंप्यूटर आया ही नहीं था, कैलकुलेशन ही नहीं थी, कुछ नहीं था, उस समय कागज पर लिखे जाते थे ना, उस समय कपड़े पे लिखे जाते थे। अरे भाई, कपड़ा कहाँ था? कपड़े से पहले तो लोग क्या करते हैं, मैं तो जयपुर में रहता हूँ इसलिए जानता हूँ, एक बार आमेर जाने का काम पड़ गया। आप ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहां पर लोगों ने जाकर कुछ खराबी नहीं कही है, परिवार के साथ आप कहीं पहुंच जाओगे। आमेर में गया तो देखा मैंने, ऐसे बड़ा सुंदर सा एक चित्र बना दिया दीवार पर ही, शिलालेख जिसे बोलते हैं, दिल बनाया, उसके अंदर एक ऐसा तीर निकाल दिया और नाम लिख दिया ऊपर रीना और नीचे लिख दिया राहुल। यानी कहने का मतलब, आज के जमाने में भी लोग शिलालेख लिख रहे हैं, लेकिन जब कहीं सार्वजनिक स्थल पर जा रहे हैं इस प्रकार के शिलालेख लिख कर आ जाते हैं। तो मैं पुराने जमाने को आज के जमाने से भी जोड़ देता हूं, यानी एक ऐसा प्रश्न जो पेपर में पूछा जाता है उसका थोड़ा सा डिस्कशन में यहां पर बना देता हूं। कौन सा प्रश्न है वो देखो, मैं कह रहा हूं कि मिलान कीजिए, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए मतलब जोड़े बनाइए, साथ के साथ ये करता हूं जोड़े बनाइए। अब देखो, आप लोग सभी समझदार हैं, जोड़े किसके बनते हैं? जो लोग 18 साल से ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। जोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए वर और इधर चाहिए वधु, यानी जोड़े किसके बनते हैं? वर और वधु के बनते हैं। तो मैं इधर वर लिखता हूं। चलिए, उससे पहले एक छोटी सी बात और बताओ, F5 एक बटन होता है कीबोर्ड पर, क्या काम आता है? आपके मन में आ रहा होगा कि F5 रिफ्रेश करने के काम आता है। बिल्कुल सही जवाब है, F5 क्या काम आता है? रिफ्रेश करने के काम आता है। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं, क्या F5 का यूज सभी एप्लीकेशन में एक जैसा होता है? यहां पर इसलिए मैं बात को काट रहा हूं, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि आप जो अभी पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। जो शॉर्टकट कीज हम पढ़ेंगे वो यहां पर ना पढ़कर जो एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करेंगे उस एप्लीकेशन के साथ उन शॉर्टकट की को बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं या वहां पर समझ सकते हैं। जैसे वर वधु का मिलान करने के लिए इधर मैं 1 नंबर पे वर का नाम लिखता हूं, खुद का लिख लो, कौन मना कर रहा है। यहां पर वर लिखा MS वर्ड, आगे लगा दिया में F5, यानी F5 जो बटन है MS वर्ड में क्या काम आता है। दूसरा लिख दिया MS वर्ड लिखने के बाद मैंने लिखा एक्सेल में क्या काम आता है। तीसरा लिख दिया मैंने, आप लोग बात ही कर रहे थे, विंडोज में F5 क्या काम आता है। चौथा MS वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, तो एक और आना चाहिए आपके पास पावर पॉइंट। 5 नंबर पे मैं 5 बनाने के लिए लिख रहा हूं नोटपैड। आप चाहते तो और भी ज्यादा लिख सकता था, लेकिन इस बुक के कंटेंट के अकॉर्डिंग इतना ठीक है। सबसे पहला वर्ड है, दूसरा एक्सेल है, तीसरा विंडोज है,
चौथा पावर पॉइंट है और पांचवा आपका नोटपैड है। क्या इन सभी में जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया रिफ्रेश करना, क्या इन सभी में इसका इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए ही किया जाता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं है तो इसके साथ जो ऑप्शन होंगे उससे हमारी बातें क्लियर हो जाएगी। ए पर लिख रहा हूं मैं, जैसा आप लोग मुझे बता रहे हैं क्या करने के काम आता है, रिफ्रेश। बी पर लिख देता हूं कि क्या काम आता है, स्लाइड शो को क्या करना चाहते हैं हम शुरू। सी पर लिख देता हूं कि क्या काम आता है, ये काम आता है फंक्शन इंसर्ट। डी पर लिख देता हूं ये क्या काम आता है, फाइंड, और साथ में हमें करना हो रिप्लेस, उसमें काम आता है। अगर ई यानी 5 नंबर पे लिखूं तो ये काम आ रहा होगा डेट, और साथ में क्या इंसर्ट करना हो, टाइम। अब यहां से इस कीबोर्ड को फिनिश कर देते हैं, और कीबोर्ड से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मैं जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसमें मेरे और आपके विश्वास के लिए, आपके और मेरे बीच जोड़ने के लिए इस समय कमेंट है। क्लास में तो हमारा लाइव इंटरेक्शन रहता है, फिजिकली हम प्रेजेंट रहते हैं, तो मैं फेस टू फेस रीड करके या बच्चा मुझसे सवाल पूछ सकता है। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जरूर आपका रिप्लाई दूंगा। चलिए, बात कर रहे थे हम मिलान करने वाली, तो एमएस वर्ड में F5 का क्या यूज होता है। अब रिफ्रेश करने के लिए तो एमएस वर्ड में नहीं होता है, रिफ्रेश करने के लिए केवल कहां पर होता है, विंडोज में होता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि पावर पॉइंट में क्या काम आती है, स्लाइड शो को शुरू करने के लिए काम आती है, नोटपैड में क्या काम आती है, एक्सेल में क्या काम आती है, वर्ड में बच गए 3। 2 का तो मैंने मिलान कर दिया। तीसरा मैं बताता हूं नोटपैड में क्या काम आता है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए। अब एमएस वर्ड में क्या काम आता है ये मैं बता देता हूं, क्या करने के लिए आता है, फाइंड और रिप्लेस। अब सभी को लग रहा होगा कि इधर एक रह गया, इधर भी एक रह गया, मिला दूं क्या? अरे मिला दें क्या? बोल मिला दो। अगर मिला देंगे तो गलत हो जाएगा भैया। जो काम एक्सेल में होता है वो काम ही वर्ड में होता है, यानी वर्ड एक्सेल दोनों में F5 का इस्तेमाल फाइंड एंड रिप्लेस के लिए ही किया जाता है। अब इधर से एक रह गया, क्या इंसर्ट करना चाहता हूं, फंक्शन। क्या फंक्शन इंसर्ट करने के लिए F5 का इस्तेमाल किया जाता है क्या? नहीं, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए F5 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हो तो ये शिफ्ट के साथ F3 बटन का यूज करते हैं, और फंक्शन आपके इंसर्ट होते हैं एक्सेल में। साथ ही साथ एक और छोटी बात करके खत्म करते हैं, स्लाइड शो को हम शुरू करना चाहते हैं तो ये F5 से होता है। लेकिन अगर हम स्लाइड शो को शुरुआत करना चाहे वर्तमान स्लाइड से, वो F5 आपका शुरुआत से स्टार्ट करके देता है। और वर्तमान स्लाइड से शुरू करना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ F5, यानी शिफ्ट प्लस F5 से आप वर्तमान स्लाइड से शुरू कर सकते हैं, और F5 से आप लोग पहली स्लाइड से शुरू कर सकते हैं। ये हमने कीबोर्ड के बारे में। 2 पर जो हमने लिखा था वहां पर दूसरे नंबर का डिवाइस है जिसे कहा जाता है माउस। अब 1 by 1 जो हमने एक चार्ट बनाया है उसका डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, एक और मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम इसे दोनों भाषाओं में पढ़े, क्योंकि कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम होता है। माउस को आप लोग माउस ही कहेंगे, चूहा हिंदी में नहीं कहेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो शब्द हम कंप्यूटर के देख रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश में लगभग बराबर होते हैं। और मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा या प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़े। जो आपको RSCIT की बुक मिलती है वो भी बाइलिंगुअल है, हमारी खुद की एक पुलिस पटवार RSCIT की कॉमन बुक आती है वो भी दोनों में है। देखो, उस बुक में जो पटवार पुलिस की बुक है अपनी B2C पब्लिकेशन की, प्रभात वालिया के नाम से आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। उस किताब में चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोगों ने लगभग 60-65 क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद जैसे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोगों ने आपके लिए मॉडल पेपर बना रखे हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट बनाकर मैंने 1 वर्ड में आपको फिर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं।
उसके बाद मैंने जो फुल फॉर्म्स होती है उनके बारे में दे रखा है, शॉर्टकट की के बारे में देखा है। मतलब एक कंप्लीट गाइड है जो एनसीईआरटी प्लस इन सारी किताबों के नॉलेज से मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। उसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, उसका पीडीएफ भी आप एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हैं आप लोगों के पास। सच ये है कि आज आपको गाइड करने वाले हजारों लोग बैठे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल रहा है। जब हम 2009, 2010, 11 में इस क्लास में थे जहां पर हम कोई तैयारी कर सकते थे, प्रॉपर गाइड नहीं होने की वजह से हम लोगों ने कौन सा लाइन चूज किया हमें भी नहीं पता है। मैंने जब पढ़ता था कभी नहीं सोचा था कि मुझे फ्यूचर में जाके इस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है या मुझे टीचर बनना है। केवल था कि पैसा कमाना है। पैसा कमाना इन द सेंस इस प्रोफेशन में जितना अच्छा फील होता है अध्यापक बन के, मुझे नहीं लगता है कि इससे बेटर कोई प्रोफेशन होगा। आरएएस भी आपको नमस्ते करता है, आईएएस भी करता है, सारे लोग टीचर का, अध्यापक का सम्मान करते हैं, बशर्ते आपका नॉलेज लेवल अच्छा होना चाहिए। दोस्तों मैं एक बार फिर उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं आपको समझ आ रही होगी। चलिए नंबर 2 पर हम बात करते हैं माउस। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कीबोर्ड जीयूआई और सीयूआई दोनों में काम आता था। क्या माउस का उपयोग दोनों में किया जाता है क्या? नहीं। अगर मैं बात करूं माउस की तो लगभग 1970 में इसका आविष्कार किया था डगलस एंजलवर्थ। माउस का आविष्कार करने वाले का नाम था डगलस एंजलवर्थ, जिसने 1970 में माउस का आविष्कार किया था। और माउस किस में काम करता है? जीयूआई में काम करता है। क्या माउस सीयूआई में काम करता है क्या? नहीं, माउस केवल जीयूआई में करता है। जीयूआई का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ग्राफिकल यूजर और इंटरफेस। अब हम माउस के साथ कुछ शब्दों को जोड़कर पढ़ेंगे तो बेटर तरीके से माउस रिप्रेजेंट होगा। माउस इनपुट का काम करता है और इनपुट का काम किसमें करता है? जीयूआई में। दोस्तों इनपुट का काम करने के साथ साथ माउस का एक होता है कर्सर। माउस का होता है कर्सर, उस कर्सर को हम जानते हैं पॉइंटर के नाम से। माउस का कर्सर होता है उसे हम कहते हैं पॉइंटर, इसलिए माउस का दूसरा नाम हो जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का कर्सर पॉइंटर होता है इसलिए माउस को हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। क्या माउस अकेला ही पॉइंटिंग डिवाइस होता है या माउस के जैसे कुछ और डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस का भी काम करते हैं? एक स्टेप बाद उनके बारे में बात करेंगे। दोबारा बात करते हैं, माउस किसका काम करता है? इनपुट का। माउस का कर्सर होता है जिसे पॉइंटर कहते हैं, इसलिए माउस कौन सा डिवाइस हो गया? पॉइंटिंग। क्या माउस के कर्सर का कोई आइकन होता है क्या? बिल्कुल होता है। कर्सर का आइकन होता है तीर या एरो। क्या हम उस आइकन को चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा अगर आपको करना है तो आपको इस्तेमाल में लेना पड़ेगा कंट्रोल पैनल। समझने और बताने वाली बात कर रहा हूं। कई एग्जाम में बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ लेते हैं, क्या हम माउस के लेफ्ट और राइट बटन की पोजीशन चेंज कर सकते हैं? क्या हम माउस के कर्सर का आइकन बदल सकते हैं? तो ऐसा करने के लिए आपको इस्तेमाल में लेना पड़ेगा कंट्रोल पैनल। साथ के साथ जैसे कीबोर्ड में बटन की संख्या 108 होती थी, वैसे ही माउस में कुल बटन की संख्या कितनी होती है? 3। पहला बटन होता है जिसे हम कहते हैं लेफ्ट, दूसरे को हम कहते हैं राइट और तीसरे को हम लोग कहते हैं स्क्रॉल। ये काम आता है आपके पेज को अप या साथ में क्या करने के लिए? डाउन। ये आप किसी फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं या आप उसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट वाला काम आता है ओके करने के लिए या किसी चीज को क्या करने के लिए? सेलेक्ट। उधर मैंने बात की थी कि कर्सर जो होता है उसे पॉइंटर कहते हैं और माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्या माउस अकेला ही पॉइंटिंग डिवाइस होता है या उसके जैसे कुछ और होते हैं? उनके नाम मैं यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे बात करें, एक छोटा सा पेड़ पौधा या स्ट्रक्चर बना देता हूं जिससे थोड़ा आपको फील आएगा कि कुछ पढ़ रहे हैं। चलिए, एक मैंने यहां पर नाम लिखा था माउस, दूसरा मैंने यहां पर नाम लिखा है स्टाइलर, तीसरा मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं जॉयस्टिक,
पांचवा नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर ट्रैक बॉल। ये सभी के सभी पॉइंटिंग डिवाइस है। यहाँ पर लिख देता हूं टच स्क्रीन, टच पैड, एक ही बात है। और यहाँ पर एक और नाम लिख देता हूं मैं, ट्रैक बॉल आ गया, लाइट पेन रह गया, लाइट पेन। ये जो मैंने इधर डिवाइस लिखे हैं सभी के सभी पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी जैसे माउस है वैसे ही इन सभी डिवाइसेस को हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। कई बार ये सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन से पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, क्या बताया, माउस का आविष्कार 1970 में करने वाले का नाम था डगलस एंजलवर्थ। माउस में कुल बटन की संख्या होती है 3, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। माउस किस पर काम करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर। इनपुट डिवाइस होता है, कर्सर को पॉइंटर कहते हैं, और इसलिए माउस को कौन सा डिवाइस कहेंगे, पॉइंटिंग डिवाइस। साथ ही साथ हम बात करें कि माउस का आइकन तीर का निशान होता है, क्या हम उस आइकन को बदल सकते हैं क्या? जी हाँ, माउस का आइकन बदलने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होता है, कंट्रोल पैनल। यानी जैसे मोबाइल में सेटिंग्स का ऑप्शन होता है वैसे ही हमारे कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल का ऑप्शन होता है, जहां से आप कोई भी इस फीचर को चेंज कर सकते हैं। जैसे वॉलपेपर डेस्कटॉप का चेंज करना हो, डेट एंड टाइम बदलनी हो। ये पटवारी के पेपर में पूछा गया प्रश्न था, क्या हम तारीख और समय में बदलाव कर सकते हैं? हाँ, तो तारीख और समय में आप बदलाव करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल पैनल का ही उपयोग करना होगा। चलिए बात करते हैं आगे। देखो एक सिंपल सी बात है, ये एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पर यानी आइकन बना है डेस्कटॉप पर, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो बाहर की ओर से ये नीले कलर में सेलेक्ट हो जाता है, और वो नीला कलर होता है आयताकार। पेपर में सवाल पूछा जाता है, किसी आइकन पर माउस का क्लिक करने से वह कौन सी आकृति में सेलेक्ट हो जाता है, तो आप लोग जवाब दोगे किसी आइकन पर माउस का क्लिक करने से वह आयताकार आकृति में सेलेक्ट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और सिंपल सी बात करके इसकी माउस को भी खत्म करते हैं। एक शब्द लिखा है मैंने ड्रैग, एक शब्द लिख रहा हूं ड्रॉप। हिंदी में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दूंगा ड्रैग, और दूसरा शब्द आ जाएगा ड्रॉप। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, ड्रॉप का मतलब होता है रखना। इसके साथ मैं दो और शब्दों का नाम लेता हूं, कट, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट। अब अगर इन दोनों शब्दों का मतलब आपको पता चल जाएगा तो बात बन जाएगी। कट का मतलब होता है एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर ले जाना, कॉपी का मतलब होता है उस जगह पर भी रखना और दूसरी जगह पर भी लाना। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, ये देखो, जैसे आप माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये माउस से संबंधित बात है, क्या है वो सुनो। सपोज करो कि आपने दो फोल्डर बना रखे हैं डेस्कटॉप पर, पहले फोल्डर का नाम है ABC और दूसरे फोल्डर का नाम है XYZ। यानी आपने डेस्कटॉप पर दो फोल्डर बनाए हैं, पहले का नाम है ABC और दूसरे का नाम है XYZ। क्या आप इस फोल्डर को कट करके इसमें पेस्ट कर सकते हो क्या? हाँ। क्या इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हो क्या? हाँ। दोनों फोल्डर की लोकेशन कहां पर है, डेस्कटॉप पर। चलिए कमेंट करके बताना, क्या मैं इसे ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर सकता हूं क्या? जी हाँ, ऐसा कर सकता हूं। क्या इसे मैं ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर सकता हूं क्या? जी हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो बताओ, अगर मैं इसे ड्रैग करके यहां पर ड्रॉप कर दूंगा तो कट पेस्ट होगा कि कॉपी पेस्ट होगा? कट पेस्ट का मतलब यहां से हट जाएगा, इसमें आ जाएगा। कॉपी पेस्ट का मतलब हुआ यहां भी रहेगा और इसके अंदर भी आ जाएगा। चलिए बताइए, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कट पेस्ट, कुछ को लग रहा होगा कॉपी पेस्ट, लेकिन मैं क्लियर करता हूं। कई बार हम कंप्यूटर से पेन ड्राइव लगाते हैं और कंप्यूटर में रखा कुछ डेटा पेन ड्राइव में ड्रैग कर देते हैं, रख देते हैं घसीट कर। क्या वो हमारे कंप्यूटर से हट जाता है क्या? नहीं। इसका मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करने से तो कॉपी पेस्ट होता है यहां पर लगा होगा कि कट पेस्ट हो रहा होगा। तो बात मैं आप लोगों से ये कर रहा हूं कि ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर दोनों फोल्डर की लोकेशन एक ही होगी तो आपका होगा कट पेस्ट। यानी अगर दोनों फोल्डर डेस्कटॉप पर बने हुए होंगे उस कंडीशन में हो जाएगा कट पेस्ट। जरूरी नहीं है कि डेस्कटॉप पर ही बने हो, डी ड्राइव में हो, सी ड्राइव में हो, मोबाइल में हो, कहीं भी हो, अगर दोनों सेम जगह पर है
तब कट पेस्ट होगा। अगर दोनों की लोकेशन डिफरेंट है, एक डी ड्राइव में है दूसरा सी में है या FGH में किसी और में है, उस कंडीशन में क्या होता है, कॉपी पेस्ट होता है। जिसे कहते हैं प्रकाशीय पेन। दोस्तों लाइट पेन के बारे में एक और छोटी सी बात बताता हूं जिसका प्रश्न बन जाता है। देखो इतनी देर हमने कीबोर्ड की बात की, माउस की बात की, जो सीपीयू के द्वारा जुड़कर हम कीबोर्ड पर टाइप करते वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता, माउस से हम हिलाते वो मॉनिटर पे ऑटोमेटिक काम करता। अगर मैं लाइट पेन की बात करूं तो स्क्रीन लाइट पेन के सेंसिटिव होनी चाहिए, यानी उस पर काम करने वाला होना चाहिए। वो लेजर पेन सीधा जाएगा स्क्रीन पर काम कर देगा, यानी ये क्या कर सकता है, स्क्रीन पर प्रत्यक्ष इनपुट कर सकता है। स्क्रीन जो है उस पर कैसे इनपुट कर सकता है, प्रत्यक्ष। क्या अकेला लाइट पेन ही स्क्रीन पर प्रत्यक्ष इनपुट करता है, क्या नहीं। आप लाइट पेन के अलावा दूसरे नंबर पे देखोगे तो ऐसा काम टच पैड भी कर सकता है। आप टच पैड पे क्लिक करते हो, टच स्क्रीन कर सकता है। लाइट पेन के अलावा ये काम कौन कर सकता है, टच स्क्रीन, टच पैड नहीं। अच्छा और बात करें, ये का ये काम कर सकता है आपका ये स्टाइलर। जो लाइट पेन काम कर रहा है वो का वो काम स्टाइलर भी कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से इनपुट करने का। दूसरी बात, ये लाइट पेन काम कहां पर आता है, लाइट पेन को हम लेजर पेन भी बोल सकते हैं। काम कहां पर आएगा, कैड। कैड को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जहां पर ये इंजीनियर्स विद्यार्थी होते हैं, जहां पर डिजाइन बनाते हैं, थोड़ा बहुत एंगल इधर से उधर करना हो वहां पर ये काम में लिया जाता है। साथ के साथ हम लोग बोल दें DTP का काम करना हो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिजाइनिंग बनानी हो, उनके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा साथ के साथ हम कहें क्या ये GUI में काम करता है या CUI में, ये शब्द आपको याद रखना है। क्या ये GUI में काम करता है या CUI में करता है। GUI क्या होता है, CUI क्या होता है, हमने पहले डिस्कस किया है। तो ये केवल जितने उपकरण है कीबोर्ड को छोड़कर सारे के सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ही है, यानी इन सभी का उपयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से GUI में ही किया जाता है। चलिए DTP के बाद हम बात कर रहे थे कि ये GUI में काम आता है और साथ ही साथ कौन सा डिवाइस होता है भैया, ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। चलिए बात करते हैं लाइट पेन के बाद अगले उपकरण की, जिसे हम कहते हैं स्टाइलर। कुछ बातें जो बोर्ड पर दिख रही है वो सेम की सेम कॉपी करनी है। कौन सी है जो बातें कॉपी करनी है, पहला कहना है कि कौन सा डिवाइस होता है भैया, ये होता है आपका पॉइंटिंग डिवाइस। दूसरा क्या कहना है कि क्या कर सकता है, ये स्क्रीन पर क्या कर देगा, इनपुट कर देगा। कैसे करेगा, प्रत्यक्ष कर देगा। दूसरी बात हम बात करें कि जो पेन के जैसा दिखाई देता है, पेन के आकार का, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं स्टाइलर, स्टाइलस भी बोलते हैं कई बार इसे। अच्छा और बात करें हम लोग इसके अलावा, जो मैंने बोर्ड पर डायग्राम बना रखा है उसी के डिवाइसेस का डिस्कशन मैं कर रहा हूं। लाइट पेन हो गया, माउस हो गया, स्टाइलर हो गया, ट्रैक बॉल के बारे में हम एक बार बात करते हैं। जो आपका ट्रैक बॉल होता है, जो ट्रैक बॉल किसके साथ इस्तेमाल में किया जाता है, या तो माउस के साथ काम आता है या ये किसके साथ काम में लिया जाता है, जॉयस्टिक। दोस्तों माउस के नीचे एक बॉल लगी आती थी पहले, आजकल हम ऑप्टिकल माउस या लेजर माउस का उपयोग ज्यादातर करते हैं। साथ के साथ हम ये कहें कि बॉल जैसे अपन माउस को ऊपर उठाकर बॉल को इधर से उधर करते तब भी वो काम कर देता था। अगर हम बात करें साथ के साथ ये कौन सा डिवाइस होता है, तो आप कह सकते हो ये भी आपका कौन सा डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। चलिए इसके बाद मैं बात करूं टच स्क्रीन की। टच स्क्रीन वैसे आपका इनपुट का भी काम कर रहा है और साथ ही साथ किसका काम कर रहा है, आउटपुट का। टच स्क्रीन पर ये बताओ कि जैसे आप स्क्रीन की तरफ देखो, देखते ही काम थोड़ी चालू करता है, उसको टच करना पड़ता है। दोस्तों पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है, ये किस पे काम करता है, दाब या मैं कहूं प्रेशर के सिद्धांत पर। यानी जैसे जैसे इस टच वाली स्क्रीन पर आपका प्रेशर पड़ेगा वैसे वैसे काम करेगा, तो दाब और प्रेशर के सिद्धांत पर आपका टच स्क्रीन काम करता है। इसी के अंदर अगला और
आज की वीडियो का, आज की क्लास का लास्ट हम डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहते हैं जॉयस्टिक। कैसा प्रश्न आता है जॉयस्टिक का, साथ के साथ हम वो भी देखते हैं। दोस्तों जॉयस्टिक के बारे में बात करें तो जॉयस्टिक एक ऐसा उपकरण होता है, जो जॉयस्टिक है ऐसा उपकरण होता है जिससे हम कंप्यूटर में गेम खेलते हैं। यानी जॉयस्टिक जो है आपका कंप्यूटर आधारित या वीडियो गेम खेलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। एक गाड़ी के गियर जैसा डिवाइस होता है, नीचे ट्रैक बॉल लगा आता है, जैसे मूव करता है वैसे इनपुट का कार्य हो जाता है। तो जॉयस्टिक आपका क्या काम आता है, जॉयस्टिक आपका काम आता है वीडियो गेम खेलने के लिए, या हम कहें क्या काम आता है, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। साथ ही साथ ये काम करता है ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर। किस पर काम करता है, ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि जैसे ट्रैक बॉल मूव करेगी वैसे वैसे ये काम करता जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि जितना हम पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ गुरुजी कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रश्न भी आता है पेपर में, हाँ तो कैसा आता है, अभी मैं बात करूंगा। सुनो, मैंने कहा कि कंप्यूटर गेम खेलने में उपयोगी है। चलिए, या प्रश्न नंबर 1। अब इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी लिख देता हूं। नाम है कंप्यूटर गेम खेलने में उपयोगी नहीं है। दोनों चीज लिख दी मैंने, खेलने में उपयोगी है और दूसरा उपयोगी नहीं है। ये है पैटर्न दोस्तों। मैं बता रहा हूं कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके प्रश्न साथ के साथ समझोगे तो और अच्छे तरीके से हम बात को समझ पाएंगे। ऑप्शन ए लिख रहा हूं मैं, पहले मुझे पहले का जवाब देना, फिर दूसरे का। दोनों के लिए ऑप्शन मैंने सेम रखे हैं। पहला लिखा है जॉयस्टिक, दूसरा लिखा है माउस, तीसरा लिखा है स्कैनर, चौथा लिखा है कीबोर्ड। यहां पर आपके दिमाग की परीक्षा है, जिससे आपको बात पता चलेगी। गेम खेलने में उपयोगी अभी मैंने बता दिया, आपका बिना सोचे समझे आंसर बन जाएगा जॉयस्टिक। लेकिन अब अगले सवाल पर जाने से पहले मैं इस सवाल के ऑप्शन को डिस्कस कर देता हूं। ये कह रहा हूं कि उपयोगी कौन से नहीं है, माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है और स्कैनर नहीं है, बात ठीक जम गई। लेकिन अगला सवाल मैंने पूछा इन्हीं ऑप्शन के साथ उपयोगी नहीं है, तो उस समय आपका आंसर क्या आ गया, स्कैनर आ गया। क्योंकि स्कैनर से हम गेम नहीं खेल सकते हैं, माउस से भी गेम खेल सकते हैं, कीबोर्ड से भी गेम खेल सकते हैं। यहां पर हम कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड है जिससे गेम ही खेलते हैं और कोई काम ही नहीं आता, वो जॉयस्टिक है। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दे रखा हो कि गेम खेलने में उपयोगी है और वहां पर इन तीनों का नाम देकर यहां पर ऑप्शन दे देता ऑल ऑफ दीज, तो उस समय आपका आंसर क्या बन जाता, ऑल ऑफ दीज बन जाता। लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड नहीं था, ऑल ऑफ दीज नहीं है, तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। तो दूसरे कंडीशन में इसका जवाब क्या आ जाएगा, स्कैनर। तो इस प्रकार के प्रश्न पेपर में बन जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको बातें समझ आ रही होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना